तो आधा बच्चा आ गया है मतलब। ठीक है, गुड इवनिंग। चलो, पहला क्लास तो हो गया वार्म अप सेशन, जो कि सिंपल क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ था। अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का जो है लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 5 से, नहीं 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले पढ़ लो क्या दिया हुआ है। दिया है पार्टिकल ए मूव्स इन वन डायरेक्शन along a given trajectory with a tangential acceleration a vector dot tau cap। तो tau cap हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो लिखा हुआ है ए वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर coinciding in direction with the x-axis and tau cap is a unit vector coinciding in direction with the velocity vector at a given point. How the speed of the particle depends on x provided that its velocity is negligible at the point x equal to 0। तो इसमें कहा कि यहां से वो स्टार्ट कर रहा है, इस समय पे इसका वेलोसिटी क्वेश्चन के अंदर लिया हुआ है 0, और ट्रेजेक्ट्री जो दे रखा है वो इस तरह का ट्रेजेक्ट्री कहीं पे दे रखा है। ये यहां से ओरिजिन लेते हुए इधर की तरफ लिया है एक्स एक्सिस, और इधर हो गया वाई एक्सिस। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात किया तो हम लोग लिख लेते हैं एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल्स टू टी पे, किसी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इस पॉइंट पर है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग लेंगे टैंजेंट टू द पाथ ऑफ द मोशन, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ मोशन। ये कहलाया हमारा ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन। अब टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द मोशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, मतलब ये हो गया v, और v वेक्टर के डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको यहाँ पे शो किया टाउ कैप्स। ठीक है, फिर कहा कि जो अगर हम एक्सेलरेशन वेक्टर का बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में ले लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसमें दे रखा है कि कांस्टेंट वेक्टर है, तो कोई भी वेक्टर ले लेते हैं ए वेक्टर इधर की तरफ। ये एंगल ले लिया हम लोगों ने थीटा, यहां से यहां तक का एंगल हम लोग ले लेते हैं थीटा। चलो थोड़ा दूरी पे दिखा देता हूँ। ये एंगल ले लिया हम लोगों ने थीटा, या रुको यहाँ पे ये एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, क्वेश्चन में पहला बात, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है डिफाइंड है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर हम लोग लिखते हैं WT, जो है बोला कि दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन में बोला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट टाउ कैप। इसका सीधा मतलब है कि ए वेक्टर और टाउ कैप के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर एंगल थीटा यहाँ पे दे रखा है तो हम लोग लिख लेंगे कि टेंजेंशियल, जहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब जो हम लोग लिखते हैं वेयर tangential acceleration according to definition is defined as rate of change of speed with respect to time। तो एक चीज हो गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो लिख लिया हमने वहां पे dv/dt। अब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ टॉ कैप cos थीटा होगा,
टॉ कैप हमारा हो गया 1। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी नथिंग बट a into cos थीटा। तो a cos थीटा हो गया, जहां पे फिर हमको पता है कि जो अगर हम लोग लिखें तो दिस विल बी Wt equals to dv by dt, and we can finally write this as dv by dt equals to a cos थीटा। ठीक है, यहां तक तो पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको निकालना है v एज अ फंक्शन ऑफ, जो हम लोग लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहला चीज, अगर हम लोग लेते हैं इसके ऊपर एक छोटा सा लेंथ, ध्यान से देखना, अगर हम इसके ऊपर एक छोटा सा लेंथ लेंगे जिसको लिखते हैं ds, तो ट्रेजेक्ट्री के ऊपर हमने लेंथ लिया ds का। अब इसका अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे x एक्सिस पे, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कैन बी रिटन एज, तो इस प्रोजेक्शन को अगर हम लोग लें इसके ऊपर तो ये हो गया हमारा dx। मतलब ये है कि इसका प्रोजेक्शन अगर हम x एक्सिस पे लेते हैं तो इसको बोलेंगे dx ds cos थीटा। तो एक लेंथ, छोटा सा लेंथ ले लिया हम लोग ने ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, उस ट्रेजेक्ट्री के लेंथ को हमने लिखा ds। एंड यहां से यहां तक का अगर हम प्रोजेक्शन का बात करेंगे तो पहला चीज तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं ये, और इसको यहां पे आप लोग लिख चुके हो, नहीं लिखे हो? अभी नहीं लिखे हो? अरे जल्दी बोल, नहीं लिखे हो तो मैं काम करता हूं, नहीं तो झूठ का आप 2-2 बार लिखोगे। अभी मैं बस यहां तक लिख करके छोड़ देता हूं, अभी आगे का बात करूंगा इसके बाद। ठीक है, सबसे पहले dx, तो स्टेप नंबर 2 से हम लोग देख सकते हैं कि dx कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा ds cos थीटा। तो हमने प्रोजेक्शन लिया ds, जो लेंथ ऑन द ट्रेजेक्ट्री है उसका प्रोजेक्शन लिया ऑन x एक्सिस। तो ये एंगल अगर थीटा है तो इतना सा जो डिस्टेंस हम लोग बोल लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट ds cos थीटा के बराबर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू dx। यहां तक क्लियर सबको? अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये हो गया कि हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a cos थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि Wt इक्वल्स टू नथिंग बट a cos थीटा, जहां पर अगर हम लोग लिखना चाहें Wt को, तो Wt कैन बी ईदर रिटन एज, अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो dv बाय dt, या फिर इसको लिख सकते हैं v इंटू dv बाय ds। अरे ये तो पता होगा कि v इंटू dv बाय ds लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में चूंकि हमको एज अ पोजीशन के टर्म में निकालना है तो बेटर है कि इसको हम रिप्लेस कर देते हैं v dv बाय ds से। तो यहां पे लिखा दिस इज v dv बाय ds इक्वल्स टू नथिंग बट a cos थीटा। अब यहां से v dv लिखने जाएंगे तो दिस कैन बी रिटन एज v dv इक्वल्स टू, ये हो गया a cos थीटा इंटू ds, या फिर इसको ds को इधर लिख देता हूं तो एक साथ ही लिख देता हूं, दिस कैन बी रिटन एज a ds cos थीटा। अब ये जो टर्म है ds cos थीटा, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? dx लिख सकते हैं। अरे अल्टीमेटली किसके टर्म में निकालना है? एज अ पोजीशन ऑफ x। तो यहां पे ds cos थीटा को हमने क्या लिखा हुआ है? dx। तो ये जो ds cos थीटा है, so this can be written as v dv, this will be equals to a, और ये टर्म हो गया मेरा dx। क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, लास्ट पार्ट यहां लिख रहा हूं। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हो गया v dv इक्वल्स टू, इधर ले जाएंगे तो ये हो गया
इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स। अब लिमिट पुट करना है, बोला कि x इक्वल्स टू 0 पे b का वैल्यू जो है वो 0 है क्वेश्चन में गिवन, और हमको एज अ पोजीशन ऑफ x, मतलब जिस समय x कोऑर्डिनेट जो होगा उस पार्टिकल का अगर x है उस समय हम स्पीड मान लेते हैं v, तो ये हो गया v। इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू, इसमें हमको पता ही है कि जो a क्या है, कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट है तो a कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, और इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ax के बराबर। इसका मतलब हो गया कि v इक्वल्स टू नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2ax। अब एक बात क्लियर जान के चल लो कि जब भी क्वेश्चन में कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि थीटा कर्वीलिनियर मोशन हो, थीटा के टर्म में हो, तो थीटा का इंटीग्रेशन करने में आपका बच जाएगा बैंड, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ट्रेजेक्टरी क्या है, थीटा किस तरह फंक्शन ऑफ टाइम के साथ चेंज कर रहा है। इस तरह के हर क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच होता है कि आप छोटा सा लेंथ लो और उसका प्रोजेक्शन लिख लो पहले, ताकि हम किसी प्रोजेक्शन के टर्म में जो है cos थीटा या sin थीटा वाला जो टर्म होगा दैट कैन बी रिटन एज सिंगल कोई dx dy इस तरह के टर्म में आ जाएगा, और फिर वहां से करने के बाद उसका इंटीग्रेशन करोगे। तो यह अप्रोच सिखाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको रखा है। तो उस मामले में दिस वुड बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माता में गया नहीं गया? पहले डायग्राम बना के ये पूरा काम कर लेना, लास्ट पार्ट यहाँ है, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ यहां से लेकर के यहां तक वाला। रेफरेंस के लिए एक हैंड्स अप करके रख लेना, ताकि जैसे ही हैंड्स डाउन होगा तो फिर मैं रब करके आगे बढ़ लूंगा। लिखने का काम खास रखना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने थोड़ा ज्यादा रख लिया है, अगर बच गया तो वो तो आप लोग कर ही लोगे कि तेज हो सब। इस बार एडवांस का पेपर भी उठा के देखा था, नहीं देखा था कोई? नहीं देखा होगा, देखा ही नहीं होगा। तो ये तो हम लोग का देखो क्यूरियोसिटी लेवल है, हम कितना जो है जिंदगी में आगे जो है सोच पाते हैं, उसका एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है कि एडवांस का एग्जाम हो गया लेकिन हमने जो है क्यूरियोसिटी नहीं दिखाया। अगर पेपर देखे होते तो आपको ये पता होता है कि कम से कम पहला 6 क्वेश्चन पेपर 1 का, मतलब मैक्सिमम टाइम अगर कोई लगाएगा तो 4-5 मिनट से ज्यादा का नहीं होगा। हाँ, वे फ्रंट वाला आया था एकदम सिंपल क्वेश्चन, 4-5 मिनट से 4 मिनट तो बहुत हो गया, 4-5 मिनट में पहला 6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली हो जाता है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था या फिर सीआरक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन था, देखे होते तो पता चलता, या फिर एटलीस्ट ट्राई किए होते तो तुरंत पता चल जाता। खैर, पेपर 2 अच्छा था, और उसमें मजेदार बात है कि जितना रिवीजन के टाइम पे सीआरक्यू में क्वेश्चन कराया था वो एक लाइन से था उसके अंदर। पिछले साल का रिवीजन सीआरक्यू निकालना है एफएम का, या जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, बल्कि दूसरे टॉपिक जो दूसरों के थे वो सब जो डिस्कशन क्लास के अंदर मैंने बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन को करना है, एक लाइन से आया।
तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होता है, पता करें। ठीक है, रे 7 लोग अभी तक जाकर के हाथ ऊपर किया, रद्दी आदमी भग। जल्दी कर। बता रहा हूं कि सब क्वेश्चन जो लिया है, नया चीज जो कि उस समय पे हम लोगों ने बहुत नहीं किया था, उस तरह के क्वेश्चंस लिया है, तो उसको समझाना भी पड़ता है बाबू। अब देखो, अगला 3 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चंस लिए गए हैं जिसके अंदर जो है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ हमेशा डायरेक्टेड या पॉइंटेड लिखा है, या एक ऑब्जेक्ट जो है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट हमेशा अपने लाइन ऑफ मोशन को जो है डायरेक्ट किया रहता है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जो पहला क्वेश्चन है, अगर तरीका बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेना, तो वो तो 30 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, लेकिन अगर कंसेप्चुअली उसको लेकर के चलेंगे तो वो पहले जो है टाइम लेगा। तो सॉल्यूशन लास्ट में कि अगर एग्जाम में आता है तो ठीक है, सॉल्व करने के लिए एक लाइन वाला मेथड बता दूंगा, बट लेकिन उसके पहले जो है हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगला 3 क्वेश्चन जो है दैट इज बेस्ड ऑन कि अगर लाइन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट अगर किसी एक फिक्स पॉइंट या फिर फिक्स ऑब्जेक्ट के अबाउट या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट के अबाउट हमेशा डायरेक्टेड होगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे। तो पहला वाला तो पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड मेन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन होगा पहले लाइफ में, अगर किए होंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइडेड नहीं है वहां पे, साइड या तो ए डाल लो या डी डाल लो, क्या ए डाल लो, गलत है वहां पे, प्रॉपर टाइप में है। ए बी सी ऑफ साइड स्मॉल ए लिख लो at t equals to 0. Each of the particle moves with constant speed v. सबका स्पीड कांस्टेंट दे रखा है। कहा a always has its velocity along AB, मतलब हमेशा जो है b की तरफ डायरेक्टेड है, b along BC and c along CA. At what time will the particle meet each other? तो जो क्वेश्चन का यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा वो बाद में, पहले समझने के लिए जो डायग्राम है वो बना रहा हूं, ये बनाने की जरूरत नहीं आपको। पहले समझेंगे कि मान लो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ए दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये मान लो ए बी सी 3 पार्टिकल है। ए वाला जो है वो हमेशा डायरेक्टेड है टुवर्ड्स बी और इसका स्पीड है v। बी हमेशा डायरेक्टेड है टुवर्ड्स सी, ये हो गया v। सी हमेशा डायरेक्टेड है टुवर्ड्स ए, तो ये हो गया इधर की तरफ v। एक बात तो क्लियर है कि ये एंगल जो आएगा वो 60 डिग्री होगा, इतना तो आता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन निकाल दो तीनों का। सबसे पहला चीज ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका, एकदम छोटा छोटा टाइम इंटरवल लो। हम अगर बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं डेल्टा टी का, तो इस डेल्टा टी में मान लेते हैं छोटे से टाइम इंटरवल में ये जब बी से मूव कर रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां, और ये डिस्टेंस अगर हम लिखते हैं डेल्टा एस ट्रेवल किया इधर की तरफ, तो ये पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे आफ्टर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यहाँ पे पहुंचा, ये पोजीशन हो गया बी का। अच्छा, एक एकदम छोटा टाइम इंटरवल लो जिसमें कि अभी डायरेक्शन चेंज करने का बात नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, ये यहां पहुंच गया, ये भी होगा डेल्टा एस सी, ठीक है, ये हो गया पोजीशन ऑफ ए। फिर उसी तरह से ये डायरेक्टेड था इधर की तरफ, एक छोटा सा टाइम इंटरवल लिया डेल्टा टी, और इसका स्पीड भी v है, तो ये भी ट्रेवल किया कितना डिस्टेंस, तो डेल्टा एस। अब c का पोजीशन यहां है, a का पोजीशन यहां है, b का पोजीशन यहां है। पहला पॉइंट, अगर हम इन तीनों को मिलाएंगे
तो जो मेरा ट्रायंगल फॉर्म करेगा वो किस तरह का ट्रायंगल होगा? ये डेल्टा एस, ये भी डेल्टा एस, ये भी डेल्टा एस। अब जो ट्रायंगल तीनों को मिला के करेंगे कौन सा ट्रायंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि सब डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस तीनों हो गए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना। ठीक है, अब हमको बात ये हुआ कि जो ये जो ए वाला है अब डायरेक्टेड होगा इधर की तरफ, क्योंकि वो हमेशा बी की तरफ डायरेक्टेड होगा। ये डायरेक्टेड होगा इधर की तरफ, ये डायरेक्टेड होगा इस लाइन ऑफ सेपरेशन के अलोंग। तो ये हो गया डायरेक्शन इनका। फिर हम एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेते हैं डेल्टा टी, बहुत ही छोटा। ये मान लो यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया और ये यहां पहुंच गया, फिर सेम डिस्टेंस यहां पे ट्रेवल करेगा। अगर हम फिर इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जब ये यहां पे पहुंचा तो अब हम फिर बोलेंगे कि ये जो है डायरेक्टेड होगा इधर की तरफ, ये डायरेक्टेड होगा इधर की तरफ और ये डायरेक्टेड होगा इधर की तरफ। फिर छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, ये यहां पहुंच गया, मान लो ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। अब इस तरह से हम देखें तो फिर हमारा इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। हम बोलेंगे कि अब ये डायरेक्टेड होगा इसकी तरफ, ये डायरेक्टेड होगा इसकी तरफ, ये डायरेक्टेड होगा इसकी तरफ। अब हम टेंटेटिव पाथ देखें तो इसका पाथ ऑफ द मोशन ऐसे होगा, इधर जा रहा है। इसका पाथ ऑफ द मोशन इस तरह से होगा, इसका पाथ ऑफ द मोशन इस तरह से होगा, और उसके चलते चलते तीनों जो है कहां पे जाके मिल जाएगा? तो सेंट्रॉइड पे जाके मिल जाएगा। अरे इसका ट्रेजेक्ट्री अब मेरा कैसा हुआ? इस तरह का ट्रेजेक्ट्री बना। इसका अगर हम बात करें तो ये ट्रेजेक्ट्री बना, ये इसकी तरफ हो गया, ये ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि ये हमेशा डायरेक्टेड है इसकी तरफ, ये डायरेक्टेड है ए की तरफ, ए डायरेक्टेड है बी की तरफ, तो ये मेरा ट्रेजेक्ट्री हो गया। और उसके बाद तीनों जाकर के सेम हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए चल रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते 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 एकदम सबसे जो लास्ट का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा एकदम छोटा, वो कहां पे जाकर बनेगा? सेंट्रॉइड पे बनेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि तीनों अल्टीमेटली जाकर के कहां पे मिलेगा? सेंट्रॉइड पे जाकर के मिल गया। ये क्लियर है? तो एक चीज हो गया कि तीनों हो गया सेंट्रॉइड पे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका हम लोग लेंगे उसके लिए तो पहला तो टेंटेटिव पाथ जो है हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा। तो वो हो गया हमारा कर्वीलिनियर। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना रहा हूं क्योंकि ये ले लेते हैं हम लोग, रुको, डायग्राम थोड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है ऐसे। तीनों साइड सेम लेके चलोगे। ये हो गया वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। P इक्वल्स टू 0 पे अगर बात करते हैं तो इसका पोजीशन जो है यहां पे है। ठीक है, ठीक है, ये t इक्वल्स टू 0 पे इसका पोजीशन इस जगह पे है, t इक्वल्स टू 0 पे इसका पोजीशन यहां है। इसको मैं लिख रहा हूं a, इसको लिख लिया हम लोगों ने b, इसको लिख लिया c। a डायरेक्टेड है टुवर्ड्स b एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स c एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, और ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स a एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। चलो ठीक है, यहां पे हम लोग बना लेते हैं सेंट्रॉइड। ये हो गया सेंट्रॉइड। एक बात तो क्लियर है कि टोटल एंगल अगर हमारा, तो ये एंगल जो होगा वो होगा 30 डिग्री, ये एंगल भी होगा 30 डिग्री। ठीक इसी तरह से यहां पे भी बात करोगे तो ये एंगल है हमारा 30 डिग्री,
बी को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। यहां पे भी बात कर लेंगे, ये एंगल है 30 डिग्री, और इधर की तरफ से वो कर लिया, ये एंगल भी हो गया 30 डिग्री। तो यहां से 30 डिग्री का एंगल ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। अब इसका जो पाथ ऑफ मोशन हम दिखाएंगे, ट्रेजेक्ट्री, ये ऐसे होगा, मतलब ये इस तरह से करता हुआ यहां चला गया। इसका पाथ ऑफ द मोशन जो है हम लोग लेंगे, चलो ठीक है, यहां हो गया। इसका पाथ ऑफ द मोशन लेंगे तो चलो ठीक है, यहां आ गया। तो ये हो गया ट्रेजेक्ट्री ऑफ बी, ये हो गया ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए, ये हो गया ट्रेजेक्ट्री ऑफ सी। अब हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बात करेंगे कि लेटेस्ट टेक ये जो मेरा ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री थोड़ा अच्छा से बना लेना। अब परफेक्ट डायग्राम तो नहीं बनेगा क्योंकि रीजन ये है कि टेंजेंट के हिसाब से। अब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं, एट जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो ए का पोजीशन मान लेते हैं कि यहां पे है, तो हो गया ए का पोजीशन इस जगह पे, ये हो गया ए। बी का पोजीशन अगर हम लेंगे तो ले लेते हैं यहां पे बी। सी का पोजीशन जो लेते हैं वो ले लेते हैं यहां पे सी। एक बात तो क्लियर है कि अगर हम बात करें कि इसको मिलाते हैं, ये हो गया बी का पोजीशन, ये हो गया सी का पोजीशन। डायग्राम सब बढ़िया बनाना, क्योंकि बताया था कि डायग्राम बनाने का किससे सीखता हूं मैं, भूल गया होगा सब। ये हो गया, फिर हम इसको अगर मिलाते हैं ये, और इसको मिलाते हैं यहां पे, तो इसका वेलोसिटी डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स बी, तो ये हो गया बी। ये डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स सी, तो ये हो गया बी। ये डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स ए, ये स्पीड कांस्टेंट। यहां तक तो क्लियर है। ये ट्रायंगल जो हमारा बनेगा वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लोगे तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जी से मिलाते हैं, ये अगर यहां से जाओगे इसको मिलाएंगे, ये जो होगा इधर की तरफ मिलाएंगे, तो अभी भी ये जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। अगर इस एंगल का बात करोगे कितना एंगल होगा, 30 डिग्री होगा। उसी तरह इसका बात करोगे तो यह एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। निकले रहे टोटल 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। अरे किसी भी समय बनाया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से जाएंगे तो 60 डिग्री एंगल सेंट्रॉइड से उसको मिलाया तो जाकर के हमारा 30 डिग्री का सिचुएशन बन गया। ये हम बात कर रहे हैं किस टाइम पर, एक जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल्स टू t पे। ये हो गया बी का पोजीशन एक जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे, और ये हो गया सी का पोजीशन है जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम t पे। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि जब ये तीनों मूव कर रहा है तो इनके बीच का सेपरेशन जो है डिक्रीज कर रहा है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू डिक्रीज कर रहा है। या फिर हम देखेंगे कि अल्टीमेटली जो है ए बी सी जाके मिल कहां रहा है, जी पे मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो इसका ए से जी के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ डिक्रीज करते करते फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। या तो हम लोग बात करेंगे किसी भी एक पार्टिकल को चूज कर लो और जी और बी का सेपरेशन के बारे में सोचो, या फिर किसी दो पार्टिकल को चूज कर लो
और उन दोनों के सेपरेशन के बारे में सोचो। क्या सोचना चाहते हो? जी वाला आपके लिए बेटर रहेगा। अरे महात्मा। तो पहला बात हो गया इस चीज में कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, A, B and C positions of A, B and C, time positions of A, B and C forms an equilateral triangle. Equilateral triangle. तो ये हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। एक बात, अब क्वेश्चन सॉल्व करने का ये है कि हम निकालते हैं किस स्पीड से जो कोई भी एक पार्टिकल जी की तरफ अप्रोच कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। अगर दो मूव कर रहा होता है, अभी हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स जी। तो किसी एक का बात कर लेते हैं, या तो ए, या तो बी, या फिर सी। तो लेट अस टेक पार्टिकल ए का बात कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहला चीज की कंसीडरिंग one of the particle let's take particle A। तो हम पार्टिकल ए को लेकर के चलते हैं। तो हम निकालते हैं VAG, इसको बोलेंगे हम स्पीड ऑफ अप्रोच या रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच बोल सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ ए towards G at an instant। इसका मतलब है हमको इस वेलोसिटी का, या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स जी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये क्लियर है सबको? अब अगर हम बोलेंगे VAG, तो ए से जी की तरफ कंपोनेंट अगर हम लेने जाएंगे तो ये कहलाएगा हमारा VAG। बी ए जो हम लोगों ने शो किया था ये वाला था, इधर की तरफ इस वेलोसिटी को हमने लिखा था V, और अगर हम निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ V टुवर्ड्स G तो ये कहलाएगा VAG। ये तो फिक्स है। इसका मतलब हो गया कि VAG जो है दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट, ये हो गया V cos 30 डिग्री। V cos 30 डिग्री, इसका मतलब हो गया दिस इज √3/2, ये हो गया V। अब एक बात तो क्लियर है कि V और A और G के बीच का जो सेपरेशन है वो इस स्पीड से जो है डिक्रीज करेगा। अरे सेपरेशन किस स्पीड से डिक्रीज किया? वो डिक्रीज करेगा हमारा VAG से। अब एक बात ये हो गया कि VAG जो है V कांस्टेंट है, मतलब स्पीड ऑफ सेपरेशन इज कांस्टेंट। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज हम लोग बोल सकते हैं कि जो VAG जो आ रहा है हमारा दैट इज कांस्टेंट। तो स्पीड ऑफ अप्रोच क्योंकि हमेशा बना रहा है वही इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका स्पीड कांस्टेंट था, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो अब हम VAG को लिखेंगे क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर VAG, तो ये हम क्या बात कर रहे थे? स्पीड ऑफ अप्रोच, मतलब सेपरेशन डिक्रीज कर रहा है, स्पीड पॉजिटिव होता है, इसलिए लिखेंगे दिस कैन बी डिफाइंड एज माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वेयर
जो हमारा एस सेपरेशन है, एस सेपरेशन का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी बोल सकते हो, या सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन ए एंड जी एट एन इंस्टेंट। तो बी ए जी को हम हमेशा क्या लिखेंगे, माइनस डी सेपरेशन बाय डी टी। जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एस सेपरेशन का मतलब क्या है, तो ए और जी के बीच का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस डिक्रीज होगा कितने स्पीड से, √3/2v से डिक्रीज होगा। अरे तब आ रहा है ना माथा में। अब बी ए जी को हम रिप्लेस करेंगे माइनस डी सेपरेशन बाय डी टी, ये तो √3/2b है ही। तो यहां पे अब हम लोग लिख लेंगे कि बी ए जी की जगह पे माइनस डी सेपरेशन। क्यों माइनस किया, क्योंकि सेपरेशन डिक्रीज कर रहा है, तो डी सेपरेशन का वैल्यू निगेटिव आएगा। हम स्पीड का बात कर रहे थे, शुड बी पॉजिटिव, सो माइनस लिखा। क्योंकि सेपरेशन जब भी अप्रोच होगा तो सेपरेशन डिक्रीज किया, तो डी सेपरेशन बाय डी टी इक्वल्स टू नथिंग बट, ये हो गया हमारा √3/2b। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी √3/2v। अब माइनस इधर लिख लेंगे, माइनस ऑफ डी सेपरेशन इक्वल टू नथिंग बट √3/2v, और ये हो गया dt। चूंकि ये कांस्टेंट है, अब हम इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। ये इंटीग्रेशन, चूंकि v वाला पार्ट कांस्टेंट है, सो इट इज टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। अब t इक्वल्स टू 0 पे a और g के बीच का सेपरेशन कितना होगा, तो इतना तो आता होगा, a और a/√3 होता है सर। अरे ये भी आता है कि नहीं, a/√3। हम लोगों ने अगर a लिया है, अगर d लोगे तो d/√3। इसको d लें या फिर a लोगे, साइड a लोगे, तो साइड में लिख देता हूं इनिशियल a था, ये a ले लेता हूं इनिशियल साइड। तो एक चीज हो गया, t इक्वल्स टू 0 पे जो सेपरेशन होगा a और g के बीच का, वो होगा नथिंग बट s सेपरेशन बिटवीन a एंड g इज a/√3। और मान लेते हैं कि ये तीनों किस टाइम पर मिला था, तो मैं लिख देता हूं इसको, सेंट्रॉइड पे पहुंचा एट टाइम इंस्टेंट t इक्वल्स टू कैपिटल T पे। तो कैपिटल T पे तीनों सेंट्रॉइड पे पहुंचा, तो इसका मतलब है कि जब हम लिखेंगे t इक्वल्स टू कैपिटल T, तो उसके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, तो सेपरेशन हो गया हमारा 0। अब इसका इंटीग्रेशन एस सेपरेशन हो जाएगा, तो 0 माइनस जो हम लोग करेंगे a/√3, तो ये वैल्यू हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया a/√3 इक्वल्स टू, यहां पे हो गया √3/2v, और इसका इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल T। तो T का वैल्यू फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं फाइनल आंसर, तो T इक्वल्स टू नथिंग बट, ये हो जाएगा 2a/3v। So this is the answer for this question. अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर सॉल्व करने जाएंगे, तो यहां से स्टार्ट करना, पहले ये हो गया फर्स्ट पार्ट, यहां से यहां जब कंप्लीट हो गया, तो यहां से ये हो गया सेकंड पार्ट। जब यहां तक कंप्लीट हो जाएगा सेकंड पार्ट, देन विल गो फॉर थर्ड पार्ट लास्ट। पूरा बात माथा में गया ना क्या?
जल्दी लिखो, क्योंकि हर 1 घंटे का टारगेट है 4 क्वेश्चन का, और अभी हमारा दूसरा भी खत्म नहीं हुआ है। डायग्राम तो क्लियर है सबको? ठीक है। ठीक है, अब देखो एग्जाम के टाइम पे अगर क्वेश्चन को करना है इस तरह का, लेकिन एक स्ट्रिक्ट कंडीशन पहले ध्यान में रखोगे कि ये जो मेथड बता रहा हूं वो तभी है जब हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए, बी या सी किसी भी इंस्टेंट पे लें, इफ इट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, तभी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, रे अश्विनी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक? हो गया, बाकी आप लिखते रहो, मैं इतना सा मिटा रहा हूं। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसका तरीका बता देता हूं क्या करना है, लेकिन ये कब हम लोग लिखेंगे कि व्हेन velocity of approach, velocity of approach of particle, any one of the particle, any of the particle, any particle towards G is constant, that is VAG equals to VBG equals to VCG constant. Then तब हम लोग बोलेंगे कि टाइम इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे इनिशियल सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या स्पीड ऑफ अप्रोच, स्पीड ऑफ अप्रोच। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते क्या करते, इनिशियल सेपरेशन t इक्वल्स टू 0 पे ए और जी के बीच का सेपरेशन, अगर हम ए और जी के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं हर पार्टिकल का, तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे ये हो गया a बाय √3 का, a बाय √3 का, और रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच तो हर समय सेम ही है, VAG निकालोगे तो दिस विल बी V cos 30 डिग्री, हमेशा किसी भी इंस्टेंट पे तो V cos 30 ही होगा, तो VAG कांस्टेंट है। तो हम लोग सीधा लिखेंगे कि जो इस चीज को मैं अगर अप्लाई करूं तो अब लिख लेंगे कि T इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यहां पे लिख देता हूं कि इसमें इनिशियल सेपरेशन है AG का, सीधा लिख देता हूं यहां पे, दिस विल बी A बाय √3, और ये हो गया V cos 30 डिग्री, किसी भी एक पार्टिकल का, एनी वन ऑफ द पार्टिकल लिखा है, ठीक है। तो ये √3/2 हो गया, तो हो गया A बाय √3
डिवाइडेड बाय v, ये हो गया √3/2, तो दिस गिव्स अस नथिंग बट 2a/3v। तो ये आप यूज कर सकते हो। तो ये हम लोग याद रख लेंगे इस वाले में। या फिर इसी क्वेश्चन को अगर इस दो पार्टिकल का लेकर के चलते तब कैसे, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच निकालते हैं। ये ए, इसके फ्रेम में चले जाते हैं। तो देखो ये बी था, तो ये हो जाता है इधर की तरफ v cos 60 डिग्री। अब रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच कितना हो जाता है, v अप्रोच हो जाता v प्लस v/2, तो होता है 3v/2। दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना है, a, a डिवाइडेड बाय 3v/2, तो हो जाता है 2a/3v। अरे बात समझ में आया ना, या तो दो पार्टिकल को लेकर के बात कर लो, या एक पार्टिकल और जी का बात कर लो। इनिशियल सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, अभी के लिए तो इतने रहने दो। अच्छा, मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, इसी में एग्जाम वाले तरीके से बता देता हूं। अरे हाँ, a/b आएगा स्क्वायर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, इस चीज को अप्लाई करने के लिए, इस तरह का चीज। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि एक रेगुलर हेक्सागन पे रखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दे रहा हूं। इसको जल्दी से लिखो, रब करूंगा। तो नो तो नहीं हो, रब कर दूं। अब इसमें देखो, आपको समझा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में जैसे मान लो कि एक हमको दे रखा है रेगुलर हेक्सागन के वर्टिसेस पे हमने रख दिया 6 पार्टिकल्स। तो ऐसे कर लेता हूं, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। बोला ये हो गया एक पार्टिकल, ये हो गया एक पार्टिकल, ये हो गया पार्टिकल, ये हो गया पार्टिकल, ये हो गया पार्टिकल, और ये हो गया पार्टिकल। ये हो गया ए, लेट अस टेक बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, इधर एफ। कहा कि रुको पहले ये कंप्लीट कर देता हूं। अब एक चीज है कि सेपरेशन बिटवीन all of them, let us take as A. A is always directed towards B with constant speed V. B is always directed towards C with constant speed V. C is always directed towards D with constant speed V. D is always directed towards E with constant speed V. E is always directed towards F with constant speed V. F is always directed towards A with constant speed V. अब एक बात यह है कि अगर हम वही शॉर्ट इंटरवल लेते करते
तो ये हमेशा बी की तरफ डायरेक्टेड होगा। इसका मतलब अगर हम इसके पाथ को देखेंगे तो ये यहां से टेंजेंशियल पाथ को लेते हुए ऐसे जाएगा। अरे अल्टीमेटली कहां मिलेगा, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पर जब सबके पोजीशन को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, एक रेगुलर हेक्सागन। अरे किसी भी इंस्टेंट पे जाएंगे क्या बनेगा, एक रेगुलर हेक्सागन। तो जो रेगुलर हेक्सागन का साइज कम होते होते अल्टीमेटली जो है यहाँ पे जाकर 0 हो जाएगा। तो अब ये हो गया मेरा ए के लिए। अगर हम बी के लिए बात करेंगे तो टेंजेंट लेते हुए इस तरह से जाएंगे तो ये हो गया बी का। उसी तरह इसका लेकर के चलोगे तो ये ऐसे करके जाएगा, यहां मिल गया। डी का लेंगे तो ये इस तरह से जाएगा, यहां मिल गया। ये इसको लोगे तो इस तरह से जाएगा, यहां मिल जाएगा। फिर इसको लेकर के चलेंगे तो ये गया और जाकर के यहां मिल गया। इस पोजीशन पे जाकर के फाइनली मिला। ये सब जो पोजीशन हम बात कर रहे थे ये था t इक्वल्स टू 0 पे, इन सब का पोजीशन t इक्वल्स टू 0 पे। ये हो गया t इक्वल्स टू 0, ये हो गया t इक्वल्स टू 0 पे, ये t इक्वल्स टू 0 पे, और फाइनली t इक्वल्स टू कैपिटल T पे मान लो यहां पे आता है। इस पोजीशन को नाम देना चाहो तो कुछ नाम देते हैं, लेट अस टेक दिस पोजीशन एज O। ठीक है, अब क्वेश्चन में करना क्या है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर यहां पे मिल रहा है, ये फाइनल है, तो इनिशियल पोजीशन पे क्या करेंगे कि एक बात तो क्लियर है कि रेगुलर हेक्सागन है, तो ये जो ट्रायंगल बनाओगे इसका भी साइड हमारा ए के बराबर ही हो जाएगा। ये ए होगा, ये भी ए होगा। अरे इतना तो समझ में आता होगा। तो यहां से पहले हम निकालेंगे ए का रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स ओ, तो लिख लेंगे VAO। ये फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल पोजीशन की तरफ जो डायरेक्टेड होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, इसको VAO लिखेंगे। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप इसमें यही करेंगे कि हम निकालेंगे स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स ओ। दिस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट v cos 60 डिग्री। सो दिस कम्स आउट टू बी v/2। अब इनिशियल सेपरेशन, इनिशियल सेपरेशन बोलेंगे तो कितना हो गया, तो इनिशियल सेपरेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं OAO, and this is equals to nothing but A। अब हम बोलते हैं टाइम इक्वल्स टू इनिशियल सेपरेशन डिवाइडेड बाय, अरे डायरेक्टली लिखूंगा तो बताइए, AO डिवाइडेड बाय VAO। तो ये हो गया A डिवाइडेड बाय V/2, दिस इज 2A बाय V। लेकिन ये तभी यूज कर सकते हैं जब हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर VAO का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि इस केस में डेफिनेट है कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये रेगुलर हेक्सागन ही बनाएगा, और उस केस में जाकर के हमारा ये एंगल जो आएगा 60 डिग्री ही आएगा। अरे बात समझ में आया नहीं आया? ठीक, ठीक है। फिर तो इस सकते हो अगर VAO कांस्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें कि VAO कांस्टेंट का सिचुएशन नहीं बनेगा, तब उसको सॉल्व करने का जो स्टेप्स है उसको एकदम फॉलो करोगे एज इट इज, और हर क्वेश्चन में उसी तरह से जैसे ही डायरेक्टेड वाला क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं अप्रोच को फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो इसको रब कर रहा हूं, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। अरे ये नीचे कहा है इसलिए लिख दिया, ये तो पिछले क्वेश्चन का था जी, इसको मत लिख लेना, क्योंकि MRC के बच्चे का कोई भरोसा नहीं। अरे नीचे वाला नहीं लिख लेना है, सिर्फ ये डायग्राम और ये लिखना था।
आप किसी भी क्वेश्चन में जो इस तरह का रहता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, हेक्सागन पे, स्क्वायर पे, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन हो सब में ये चीज फॉलो करके चलोगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अश्विन जल्दी कंप्लीट कर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि a point A moves uniformly with speed v so that the vector v is continually aimed at point B, which in its turn moves rectilinearly with uniform velocity. अच्छा, and rectilinearly and uniformly with velocity u. ठीक है, at the initial moment of time v is perpendicular to u and the points are separated by a distance l. तो पहले देखो क्वेश्चन में इनिशियली यहां पे रख लेते हैं एक पॉइंट b, यहां पे लिखता हूं b। ये हम लोग लेते हैं टाइम t इक्वल्स टू 0 पे। बोला कि जो एक पार्टिकल है यहां पे, मान लो ये हो गया a, ये टाइम इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे इसका पोजीशन है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा है l, जिसको हम बोलेंगे इनिशियल सेपरेशन बिटवीन a एंड b। ठीक है, b के बारे में इंफॉर्मेशन कह रहा है कि ये रेक्टिलिनियरली मूव कर रहा है, मतलब ट्रेजेक्ट्री ऑफ b जो है वो ये है, इस लाइन में b मूव कर रहा है। तो इसको अगर चाहेंगे तो हम लोग लिख लेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ b, जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। बोला ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और इसका स्पीड का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज u। तो हम लोग इसको शो कर लेंगे u। ठीक है, अब a के बारे में इंफॉर्मेशन बोला, a हमेशा जो b का पोजीशन है उसकी तरफ अपना डायरेक्शन रख रहा है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर जो है हमेशा b के पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। इनिशियल सिचुएशन में बोला कि v इज परपेंडिकुलर टू u, मतलब चूंकि b की तरफ होगा तो इधर है b। अब देखो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में पहले इनिशियल इंस्टेंट करने के बाद इसका ट्रेजेक्ट्री तो पता है, अब हमको a के ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करना पड़े, तो पहले टेंटेटिव जो हमारा पाथ होगा वो इक्वेशन निकालना हो तो ठीक है, बाद में इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री x, y लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट एज फार एज जनरल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा उस पर सोचना है। मैं यहाँ पे बगल में डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, फिर वहां पे बना दूंगा। वैसे तो एकदम समझ में आएगा कि इसके तरफ है तो इस तरह का पाथ ही जाएगा, बट स्टिल मतलब थोड़ा सा अगर वो करके चले। यहाँ पे b है, ये ले लिया हम लोगों ने a, तो पहले तो ये डायरेक्टेड है इधर की तरफ और ये लाइन ऑफ मोशन है जिसमें कि ये मूव कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली एक छोटा सा टाइम, जितना छोटा टाइम इंटरवल ले सकते हो ले लो, और मान लेते हैं कि ये पहुंचा यहां पे, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डेल्टा S2 हो गया, ये उतने टाइम में मान लो यहां पहुंच गया। तो अब मेरा पोजीशन एकदम छोटा टाइम इंटरवल लिया, ये यहां पहुंचा। इसका मतलब ये है कि अब जो A डायरेक्टेड होगा वेलोसिटी ये इसके B के पोजीशन की तरफ,
तो इस लाइन में होगा, इस लाइन में होगा, मतलब ए अब इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा। ये क्लियर हो गया? अरे महात्मा पोजीशन, हाँ। फिर अगला डेल्टा टी का टाइम लिया, अगला डेल्टा टी आया तो ये मान लो यहां से यहां पहुंच गया, तो ये तो यहां पहुंच गया। अब ये जो है इतने समय डेल्टा टी में इस जगह से मान लो यहां पहुंच गया, ए का पोजीशन यहां, इस बार बी का पोजीशन यहां है, तो अब मेरा ए जो है ये डायरेक्ट करेगा अपने को इधर की तरफ। फिर हम बात करेंगे कि और छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, ये मान लो यहां पहुंच गया बी, अब इतने टाइम इंटरवल मान लो ये पहुंच गया इस जगह पे। अब इसके लिए बात करेंगे तो इसके अलोंग होगा डायरेक्टेड। इसका मतलब अगर हम इन सबको मिलाएं तो ऐसे सिचुएशन बनेगा और जाकर के ये दोनों किसी जगह पे हो सकता है मिल जाए। अरे बात समझ में आया ना? तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन टेंटेटिव कैसा बन गया? ऐसा। वैसे तुमको पता है कि ये सीधा में जा रहा है तो हमेशा उसकी तरफ डायरेक्टेड होगा, तो ये हो गया मेरा ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन ऑफ ए, ऐसा। तो सबसे पहले तो टेंटेटिव जो है ट्रेजेक्ट्री डिसाइड कर लेंगे, ये हो गया। और क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों इस क्वेश्चन में मिल रहा है जाकर के, तो मान लेते हैं कि ए और बी दोनों यहां पे पहुंचेगा, तो ये हो गया बी, ये हो गया ए, दो पार्टिकल है ना बी और ए, तो ये ले लेते हैं बी और ये ए, और ये किस टाइम पर बात कर रहे हैं? तो t इक्वल्स टू कैपिटल टी पे बात कर रहे हैं। साइड में लिखता हूं, यहां पे लिख दिया t इक्वल्स टू कैपिटल टी पे दोनों जा के मिल गया। यहां तक हो गया। अब हम देखेंगे किसी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ये मेरा ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए है, यहां पे लिख लेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज ये कर लो कि एक जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पहले ले लो, कोई भी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इधर की तरफ शो कर लो एक्स एक्सिस और इधर प्लेन ऑफ द मोशन डिसाइड कर लो एक्स वाई। किसी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल्स टू टी पे बात करते हैं कि a जो है वो यहां पे होगा, तो हम लोग बात करते हैं t इक्वल्स टू कैपिटल T पे a का पोजीशन हमारा यहां पे है, तो इसका ट्रेजेक्ट्री है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो इस लाइन में होगा। अरे ट्रेजेक्ट्री है तो अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द मोशन बोलेंगे, मतलब ये जो दे रखा है ये इसकी तरफ होगा v, ये हो गया a का पोजीशन इस जगह पे। अब ये हमेशा चूंकि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ b होता है, इसका मतलब b यहां पे होगा कहीं। अरे इतना भी माथा में जाता है ना, b की तरफ डायरेक्टेड होगा तो b कहां पे होगा? इस जगह पे होगा। ठीक है। अरे स्मॉल t लिखेंगे, जनरल इंस्टेंट, जनरल इंस्टेंट पे सोचना है ना हमेशा। ये हो गया। अच्छा ये हो गया b। अब देखो a और b जो कहलाता है इस डायग्राम के हिसाब से ए बी, इसको बोलेंगे सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी एट एन इंस्टेंट, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी एट एन इंस्टेंट। ठीक है। अच्छा इसको हम लोग S से लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं कि S सेपरेशन इक्वल टू, दिस इज सेपरेशन बिटवीन A एंड B एट एन इंस्टेंट। तो ए से बी का जो लाइन ज्वाइन करोगे वो हो जाएगा, उसको मैं एस सेपरेशन से रिप्रेजेंट करूंगा आगे से। तो ये ए बी जो डिस्टेंस हुआ ये डिस्टेंस कहलाया हमारा एस सेपरेशन। किस टाइम पर? टी इक्वल्स टू टी पे, तो बी का पोजीशन टी इक्वल्स टू टी पे यहां होगा।
इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर की तरफ है u। अब क्वेश्चन का दो तरीका होगा, एक अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन, ये जो कहलाता है ये कहलाता है लाइन ऑफ सेपरेशन, लाइन ऑफ सेपरेशन। ये जो लाइन है ए से बी तक है सेपरेशन, और वो जो लाइन हुआ वो हो गया लाइन ऑफ सेपरेशन। बात समझ में आया? तो किस समय पे? एट टी इक्वल्स टू टी पे। तो लाइन ऑफ सेपरेशन एट टी इक्वल्स टू टी पे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अगर ये एंगल थीटा लोगे तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखना ये है कि हम देखेंगे कि दोनों के बीच का सेपरेशन घट रहा है या बढ़ रहा है। इस क्वेश्चन में घट रहा है, घट रहा है। इसका मतलब है कि ये अप्रोच कर रहा है बी को। तो हम लोग अगर याद हो सर्कुलर मोशन पढ़ाते इसमें कर्वी लीनियर मोशन, मैंने बोला था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब निकालते हैं एक के फ्रेम में जाके, तो एक लिखा था वी आर और एक लिखा था वी टी, याद ना होगा? एक वी आर लिखा था अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन वी आर, और परपेंडिकुलर वाले को बोला था वी टी। वी टी जो है एंगल चेंज करता था, वी आर डिस्टेंस चेंज करता था। मतलब सेपरेशन कौन सा करता था? वी आर वाला। तो हम लोग हमेशा निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स बी अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन। तो हर क्वेश्चन को टी इंस्टेंट पे जाना, सेपरेशन का लाइन खींचना, और पहला स्टेप लिखेंगे हम लोग। अगर मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या फिर स्पीड ऑफ अप्रोच बोल सकते हो, बल्कि वेलोसिटी अप्रोच लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ ए टुवर्ड्स बी along the line of separation at an instant t equals to t पर वेलोसिटी अप्रोच निकाल रहे हैं, किसका? ए का, टुवर्ड्स बी। इसका मतलब है कि इन सब का कंपोनेंट लेंगे अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन। इसका अगर कंपोनेंट लोगे u का, तो इधर की तरफ आएगा, ये हो जाएगा u cos थीटा। और इसके परपेंडिकुलर में लोगे तो ये हो जाएगा हमारा u sin थीटा। ये हो गया u sin थीटा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो एक बात तो ये हो गया कि जो अगर हम बात करेंगे इसका, तो ये एंगल जो चेंज होगा उसके लिए तो दिस VT डिवाइडेड बाय आर को लेकर के चलते थे एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए, मतलब थीटा जो चेंज होगा उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी निकालते थे। अच्छा, अब हम अलोंग द लाइन ऑफ सेपरेशन बात करेंगे, तो ये हो जाएगा b माइनस यू कॉस थीटा, क्योंकि अप्रोच का बात कर रहे हैं हम लोग। तो दिस शुड बी b बड़ा होना चाहिए यू कॉस थीटा से, तभी सेपरेशन कम होगा। इसका मतलब हम बोलेंगे b माइनस यू कॉस थीटा। ये क्लियर है? तो हम लोग यहां से लिखेंगे कि b approach along the line of separation can be written as this is nothing but v minus